राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की क्लास में हमने पादप जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी यह मानव जनन तंत्र से संबंधित रहेगी और मानव जनन तंत्र में भी हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की बात करते हैं। तो आज जो हमें वह नर जनन तंत्र से संबंधित बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। यह आपका थ्योरी से संबंधित आखिरी चैप्टर चल रहा है, जीवों में जनन से संबंधित। तो इसके बाद जो है आपका कोर्स लगभग इसके थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक एमसीक्यू की क्लास लेंगे और उसके बाद हम जो है विज्ञान की शिक्षण विद्या पढ़ के फिर मैथ शुरू करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो जो मानव जनन तंत्र है दोस्तों, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है नर जनन तंत्र और एक है मादा जनन तंत्र। अब आगे हम बात करें तो मानवों में लैंगिक जनन द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है, जिसमें नर युग्मक शुक्राणुओं तथा मादा युग्मक अंडों का निर्माण करते हैं। जो नर युग्मक रहेंगे दोस्तों वो शुक्राणुओं का निर्माण करेंगे और जो मादा युग्मक रहेंगे वो क्या करेंगे, अंडों का निर्माण करेंगे। शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, जो आगे चलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। जो शुक्राणु और अंडाणु है, इन दोनों के निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप दोस्तों युग्मनज का निर्माण होता है, जो आगे चलकर क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र का मुख्य कार्य शुक्राणु और पुरुष हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन का क्या करना है, उत्पादन करना है। तो जो नर जनन तंत्र है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य है शुक्राणु और पुरुष हार्मोन है, जो जैसे टेस्टोस्टेरोन, जो इसका एग्जाम्पल दिया गया है, इसका उत्पादन करना है। नेक्स्ट हम बात करें नर जनन तंत्र में। तो नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। इसके जननांगों को प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। तो प्राथमिक जननांग है दोस्तों, इसमें वृषण आता है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है नर जननांग का। तो इसमें हम बात करें तो वृषण की बात करें तो वृषण जो है दोस्तों, यहाँ पर वृषण आपको बताया गया है, यह प्राथमिक जननांग है। इसके अलावा जितने भी इसमें आपको जननांग डायग्राम में नजर आ रहे हैं वह द्वितीयक जननांग है। तो प्राथमिक जननांग की बात करें तो जो वृषण है वो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम बात करें द्वितीयक जननांग की। द्वितीयक जननांग में आएगा अधिवृषण, वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और शिश्न। ये सभी आपको इस डायग्राम में बताए गए हैं। कौन सा भाग कहां पर है यह आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। यह जो है यहाँ पर शुक्राशय रहता है, यह मूत्र नलिका है, मूत्राशय यह प्रोस्टेट ग्रंथि है, यहाँ पर शिश्न है, यह मूत्र मार्ग है, शुक्रवाहिनी और वृषण कोश। यह सभी जो द्वितीयक जननांग है वह इस डायग्राम में बताए गए और प्राथमिक जननांग एकमात्र है वृषण, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब हम वन बाय वन प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राथमिक जननांग से शुरुआत करते हैं। तो प्राथमिक जननांग है वृषण, इसके बारे में देखते हैं। वृषण पुरुष का मुख्य जननांग है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में स्थित होता है। जो उदर गुहा है उसके बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्या रहता है, यह स्थित रहता है। यह स्थिति शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक है। जो उदर गुहा के बाहर जो वृषण कोश स्थित रहता है, यह वहां पर क्यों स्थित रहता है, उसका कारण यह है कि यह स्थिति शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक है। जो शुक्राणु उत्पादन है उसके लिए यह जो उदर गुहा के बाहर जो वृषण रहता है वह आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शुक्राणु को शरीर के सामान्य ताप से कम तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जो शुक्राणु है उनको शरीर के सामान्य ताप से भी कम ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए ये कहाँ स्थित रहता है, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्या स्थित रहता है, वृषण स्थित रहता है। नेक्स्ट हम बात करें वृषण के कार्य की। तो पहला जो कार्य है यह शुक्राणु जनन का करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। और दूसरा जो कार्य है वृषण का दोस्तों वो है टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन। यह हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज भारी होना के लिए जिम्मेदार होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होता है दोस्तों, जिम्मेदार होता है। लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वह भी कौन सा जिम्मेदार है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन। यह हार्मोन शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है दोस्तों, यह क्या करता है, शुक्राणुओं का जो उत्पादन होता है या निर्माण होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हम बात करें द्वितीयक जननांग की। इसमें जो पहला है वह है अधिवृषण। इसके बारे में हम बात करें, यह वृषण के ऊपर स्थित एक लंबी कुंडलित नली होती है। जो अधिवृषण है दोस्तों, यह वृषण के ऊपर स्थित क्या एक लंबी कुंडलित नली है, जहां शुक्राणु परिपक्व होते हैं और क्या होते हैं, जमा रहते हैं। प्रत्येक वृषण पर चिपके अधिवृषण की सभी नलिकाएं मिलकर क्या बनाती है, शुक्रवाहिनियां बनाती है। जो प्रत्येक वृषण रहता है
उस पर चिपके अधिवृषण की सभी नलिकाएं मिलकर शुक्र वाहिनियां बनाती है। नेक्स्ट हम बात करें वृषण कोश की। वृषण को स्थिर रखने के लिए वृषण कोश आवश्यक है। जो वृषण है उसको स्थिर रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वृषण कोश की। शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर का तापमान कम रखने के लिए यह ताप नियंत्रक की तरह कार्य करता है। याद रखना, शुक्राणु निर्माण के दौरान जो शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, तो वहां पर जो शरीर का तापमान कम रखने के लिए यह क्या करता है? ताप नियंत्रक की तरह वृषण कोश क्या होता है? काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें शुक्र वाहिनी। शुक्राणु शुक्र वाहिनी द्वारा शुक्राशय तक पहुंचते हैं। जो शुक्राशय तक शुक्राणु जो है वो शुक्र वाहिनी के द्वारा पहुंचते हैं। यह एक जोड़ी लगभग कितनी 40 से 50 सेंटीमीटर लंबी तथा मोटी संरचना होती है। यह शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। याद रखना, शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगी? शुक्र वाहिनी करेगी। शुक्र वाहिनी मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नली बनाती है, अतः शुक्राणु तथा मूत्र दोनों समान मार्ग से क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें शुक्राशय। शुक्राशय की बात करें तो शुक्राशय जो है दोस्तों शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना है। जो शुक्राणुओं का संग्रहण होगा वो कहाँ होगा? शुक्राशय में होगा। याद रखना, इसके द्वारा हल्का पीला एवं क्षारीय पोषक तरल का स्त्रावण होता है, जिसमें शुक्राणु गति करते हैं। शुक्राणु इस तरल के साथ मिलकर वीर्य का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्रोस्टेट ग्रंथि। यह अखरोट के आकार की एक बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। याद रखना, अखरोट के आकार की क्या है? बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। कौन सी? प्रोस्टेट ग्रंथि, जो एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है। यह तरल वीर्य का भाग बनता है तथा शुक्राणुओं को क्या करता है? गति प्रदान करता है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसमें एक तरल का निर्माण होता है, वही तरल किसका? वीर्य का भाग बनता है तथा शुक्राणुओं को क्या करता है? गति प्रदान करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद हम पढ़े मूत्र मार्ग। यह मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर जाने का मार्ग है। दोनों के क्या है? बाहर जाने का मार्ग क्या है? मूत्र मार्ग। इसमें से होकर मूत्र, शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि आदि के स्त्राव क्या है? बाहर निकलते हैं। और अंतिम जो है वह है शिश्न। यह एक बेलनाकार उत्थानशील मैथुनांग है। तो दोस्तों आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। जो हम बात कर रहे हैं यह नर जनन तंत्र से संबंधित हमने बात करी आज। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो मादा जनन तंत्र से संबंधित रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।